and you have been given a side of, I don't remember the side. Do you remember? 10 into 10 raised to, it was 10 centimeters actually. So you need to calculate the area. What I have observed, you people don't have idea to convert centimeters into meters. First of all, 1 centimeter is how much meters? 10 raised to minus 2. 10 raised to minus 1. 10 raised to minus 2. It is 10 raised to minus 2. And when you take area, it is side square. So 10 into 10 raised to minus 2 the whole square. That becomes 10 square into 10 raised to minus 10 raised to 4. minus 4. So your area becomes 10 raised to minus 2 meters square. This is what is your area. Many of the people have done mistake in this. And because of that reason, आप लोग का पूरा 3 मार्क का सम राइट करके भी रॉन्ग हुआ है. बिकॉज जब यही मिस्टेक है तो बाकी सारे तो मिस्टेक होने ही है. आपका सारा आंसर रॉन्ग हो गया उस चक्कर में. बहुत लोगों ने ये मिस्टेक की हुई है, बहुत लोगों ने. मतलब 3 मार्क का सम आपने एकदम करेक्ट अप्रोच से किया है. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक आपको पूरा मार्क्स कट हुआ है. कुछ समझा आपकी मिस्टेक क्या है एवरीवन? Yes. कुछ भी लिखा है आप लोगों ने, कुछ भी ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है ना करंट आता है. कुछ भी किया है आप लोगों ने, कुछ भी. बहुत गंदा पेपर लिखा है, बहुत ही ज्यादा गंदा पेपर. इतना गंदा मैं एक्सपीरियंस नहीं कर, मैं सोच नहीं सकती थी कि आप लोग इतना गंदा पेपर लिखोगे. कुछ लोगों के पेपर बहुत अच्छे लिखे हुए हैं और कुछ लोगों के पेपर वर्स्ट तरीके से लिखे हुए हैं. ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है लॉकडाउन टाइम तक. और ऐसे करोगे तो कैसे अप्रोच करोगे 12th स्टैंडर्ड, बताओ जरा. और डायग्राम तो मुझे किसी के भी बुक में नहीं मिल, किसी के भी पेपर में नहीं मिला इसका. मतलब आपके नोट्स में डायग्राम नहीं दिया तो आपको डायग्राम नहीं बनाना है, ये किसने बोला? किसी ने भी डायग्राम नहीं रिप्रेजेंट किया है. नॉट इवन अ सिंगल पर्सन. ऐसा लग रहा है एज इट इज छाप दिया है. क्योंकि और मैं ये बताऊं, ये मिस्टेक आप लोगों ने इसलिए की है क्योंकि आपके नोट्स में इटसेल्फ मिस्टेक किया हुआ है. दे हैव नॉट कन्वर्टेड इट प्रॉपरली. बट ये ऐसा कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है कि आप लोगों को नहीं आना चाहिए. मेरे हिसाब से ये आपका आना चाहिए, ऐसा कैलकुलेशन है. और इतने से कैलकुलेशन से आपका पूरा 3 मार्क का सम राइट होके भी रॉन्ग हुआ है. मतलब आपका अप्रोच एकदम करेक्ट है, फिर भी मुझे आपको मार्क्स नहीं देना, मतलब नहीं दे पाई मैं मार्क्स, क्योंकि आपका ये चीज ने आपका पूरा सम रॉन्ग किया है. ठीक है. ऑप्टिक्स में किसी को कुछ डाउट है तो वो डिस्कस करते हैं, अदरवाइज सेमीकंडक्टर के साथ आगे बढ़ते हैं. ऑप्टिक्स में किसी को कुछ डाउट है? एनीवन हियर? 13 सम बाकी था मेरा. 13 बाकी था या 11 बाकी था? 11th में 11 बाकी था. क्या है सम? रीड करो 11th सम. रीड करो 11th सम बच्चों. कोई भी रीड करो, जिसका डाउट था वही रीड करो. तो आप लोग को 13 सम समझा मैंने उस दिन समझाया था तो, या मैं करके दूं? स्टूडेंट्स आई एम आस्किंग टू यू. मैं खुद से बात नहीं कर रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ. कुछ बोलो, बोलो. समझा था. समझा था. क्वेश्चन नंबर 11 रीड करो. क्या था? मुझे नहीं पता क्वेश्चन नंबर 11 क्या है. एनीवन प्लीज रीड. तुम लोग बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? आई डोंट हैव टेक्स्ट बुक. बोलो. Refractive index of a flint glass varies from 1.60 to 1.66 for visible range. Radii of curvature of a thin convex lens are
10 centimeter and 15 centimeter. Calculate the chromatic aberration between extreme colors. आपको क्रोमैटिक एब्रेशन निकालना है. ओके, सो क्या क्या दिया हुआ है आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है. किसका किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है जरा बताना. Whose refractive index is given? Refractive index of a plane glass for a visible range. Visible range is Vibgyor. So इसका और इसका यहां से यहां तक का रेंज दिया है. ओके, नाउ आपको पता होना चाहिए कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, किसका कम होगा. ठीक है, सो ऑफ कोर्स ये एनआर का होगा 1.60 और वी का होगा, एनबी का होगा 1.66. ये कैसे डिसाइड किया? आर को आप ज्यादा, वी को आप ज्यादा कंट्रोल करोगे इसीलिए इसका वैल्यू हाई है, और आर को आप कम कंट्रोल करोगे इसका वैल्यू कम है. कुछ समझा मैंने क्या कहा? Yes. 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 और क्या बोल रहा है आगे भी रीड करो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनआर और एनवी दिया है. एनआर इज 1.60, एनवी इज 1.66. आगे रीड करो. रीड कर बच्चा. Radii of curvature of thin convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter. आपको रेडियाई ऑफ कर्वेचर दिया है. R1 is 10 centimeters and your R2 is minus 15 centimeters. एक को आप पॉजिटिव लेते हो तो दूसरे को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा. ये बात आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, नाउ आगे कैलकुलेट द क्रोमैटिक एबरेशन फॉर द एक्सट्रीम कलर्स. आपको क्रोमैटिक एबरेशन निकालना है एक्सट्रीम कलर्स के लिए. क्रोमैटिक एबरेशन में आपको पता है व्हाट इज क्रोमैटिक एबरेशन? जो फोकल लेंथ के बीच का डिफरेंस आता है. आपको एफ बी अलग जगह पे दिखेगा और एफ आर अलग जगह पे दिखेगा. यही डिफरेंस आपको क्रोमैटिक एबरेशन देता है. तो आपको किसी तरीके से एफ बी निकालना है और आपको किसी तरीके से एफ आर निकालना है. ओके, नाउ आपको पता है कि एफ आर कैसे निकालते हैं फॉर कलर्स. यू नो दिस. 1/FR is equals to NR minus 1/R1 minus 1/R2. यहां से आपको FR आ जाएगा. 1/FV is equals to 1/NV minus 1/R1 plus minus 1/R2 बराबर है. यहां से आपको FR मिल जाएगा, FV मिल जाएगा. FV माइनस FR कर दो, आपको क्रोमैटिक एबरेशन मिल जाएगा. क्रोमैटिक एबरेशन का मतलब रेड का फोकल लेंथ अलग आता है, रेड का फोकल लेंथ अलग आता है, जिसकी वजह से कलर का एबरेशन आता है. कुछ याद आ रहा है? Yes. Yes. सम समझा कैसे करना है? चलो फटाफट ये करके दो, ये सम करके दो. चलो सॉल्व एंड गिव मी द आंसर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट. करके दो ये फटाफट. चलो आपके सामने मैंने सारी चीजें लिखी है, सिर्फ आपको कैलकुलेट करके निकाल के देना है. एफ बी निकालो, एफ आर निकालो और बताओ कितना आ रहा है एबरेशन. सब लोग सॉल्व करो. आई एम गोइंग टू सी. और किसी सम में प्रॉब्लम है? वैसे तो ऑलमोस्ट सारे टाइप के सम्स कवर हो चुके हैं, फिर भी किसी सम में प्रॉब्लम है आपको तो पूछ लो. आप लोग सॉल्व कर रहे हैं ना? Yes, ma'am.
10 by 11. 10 by 11. 10 by 11. Yes. मैम 1 सेंटीमीटर 10 by आया 11. क्रोमेटिक वन एब्रेशन आएगा 1 सेंटीमीटर FR कितना है? FR कितना आया है? 10 10 centimeter. सेंटीमीटर 10 centimeter. FR 10 FV आया है. 11 आया FV 11 ठीक है, फिर FV माइनस FR करोगे तो 11 1 माइनस 10 1 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? 10 by 11 किसका था? मैम मेरे को क्या किया मिस्टेक? 10 by 11 नहीं आएगा बेटा, एक का 10 आएगा, एक का 11 आएगा. उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप उनका क्रोमेटिक एब्रेशन निकालोगे. ठीक है, आगे बढ़े. Yes. हेलो मैम. मैं तुमको 5 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ. हाँ बोलो मैम 9th 1 का भी. बोलो. 9th 1 9th 1 में भी डाउट है क्या? 9th है, बोलो, रीड करो. A monochromatic ray of light is incident at 35 degree in an equilateral prism of refractive index 3 by 2. Determine I angle cannot of hear you again. Repeat it again. a monochromatic ray of light incidences at 37 degree on an equilateral triangle of refractive index 3 by 2. Okay. A Determine the monochromatic ray of light. Let me write the given information at least so that I can clear you out. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बोल रहा है वो? 3 by 2. 3/2. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. फाइन. और वो जो ये है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे गिर रहा है. फाइन, गो अहेड. Determine the angle of emergence and angle of deviation. If angle of कोई बात नहीं. prism is adjustable. ये तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. यहाँ से ये गिरा, ये ऐसा होगा, ये ऐसे बाहर आएगा. इस ऐसे तो हमने बहुत सारे टाइप सॉल्व किए थे, याद है आप लोगों को? बट वहां Yes, पे मैंने ma'am. आपको n नहीं दिया था, यहाँ पे आपको n दिया है. तो ये तो बाहर तो एयर होगा. कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहा है? कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे गिर रहा है ये? 37. तो आपको इंसिडेंस दिया है 37 डिग्री सेल्सियस. आपको n की वैल्यू दी है, एयर दैट इज ग्लास की वैल्यू दी है 1.5. आपको ये n2 हो जाएगा, ये n, या फिर इसको n रखो फिलहाल के लिए, और एक n1 है. सो साइन i n1 साइन ऑफ i इज इक्वल्स टू n2 साइन ऑफ r. ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है, याद है आप लोगों को बच्चों? Yes, ma'am. मैंने जो आप लोगों को इतने सारे i देकर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देकर आपको r और सब निकालने के लिए दिया था, याद है? Yes. Yes. सेम कंसेप्ट यूज करना है. क्या क्या निकालना है आपको इसमें? इमर्जेंट निकालना है, और क्या निकालना है? Angle of deviation. एंगल ऑफ Angle डेविएशन of डेल्टा deviation. निकालना है. ये सारे Yes. याद है? मैंने आप लोगों को बहुत सारे आई दिए थे, एन दिया था, और कहा Yes. था कि इमर्जेंट और Yes. डेविएशन Yes. निकाल के आओ. Yes. yes सेम कंसेप्ट है. ओके, जिसको डाउट है वो सुनो. आपके पास n1 है, n1 इज एयर, हवे में है पहले वो. आपके पास I है, आपके पास n2 है, n2 इज ग्लास. ये जो प्रिज्म का ग्लास है उसका n2 इज द वैल्यू. एंड r1 आपका आप निकालोगे. आपका r1 आ गया. आपको पता है r1 और r2 के बीच में रिलेशन है. इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका a कितना होगा? व्हाट विल बी a? 60 degree. 60 60 डिग्री. 60 degree. और आपको r1 और r2 के बीच में रिलेशन पता है, r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू a. कुछ याद आया? कुछ याद आया? yes यहाँ से आपको r1 मिल गया, इस a के हेल्प से आपको r2 मिल जाएगा. वंस आपको r2 मिल गया, वो r2, जो भी r2 आपको मिल रहा है, वो r2 अब आपके आगे के लिए काम आने वाला है. ट्राई करोगे? जिसको डाउट था Yes. वो ट्राई करेगा सॉल्व करने को. ट्राई करो. Yes. अभी ट्राई, सब लोग ट्राई करो. ट्राई करो और बताओ कितना आ रहा है आंसर. ट्राई करो और बताओ कितना आ रहा है आंसर.
पहले R1 निकालो, फिर R2 निकालो। R1 R2 निकलने के बाद R2, अब R2 यहाँ के लिए I की तरह काम करेगा। सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ऑफ साइन ऑफ R2, अब ये बाहर n ऑफ साइन ऑफ एमर्जेंट, n इज 3/2, यहाँ पे n1 ले लो। साइन ऑफ R2, आपके पास R2 आ गया है a के हेल्प से। n1 आपके पास वापस ये हवे में आ रहा है एयर। साइन ऑफ E, यहाँ से आपको E मिल जाएगा। हेलो मैम, बोलो। मैंने सॉल्व किया, मेरे को एंगल ऑफ इमर्जेंट और डिविएशन मिला 63 डिग्री और 40 मिला। डिग्री। ओके उसके फाइन। उसके बाद उन्होंने बोला इफ एन एंगल ऑफ प्रिज्म इज एडजस्टेबल व्हाट शुड बी इट्स वैल्यू बी फॉर इमर्जेंट रे टू जस्ट पॉसिबल फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये Okay. बात का क्वेश्चन Now- नहीं समझा। वो क्या बोल रहे हैं देखो, अगर आपका प्रिज्म जो है वो एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल का मतलब क्या है? ए चेंज हो आपका- सकता है। यस, आपका ए चेंज हो सकता है। नाउ इफ इट इज एडजस्टेबल, तो अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो वो पूछ रहा है कि आपका एंगल ऑफ एमर्जेंट की वैल्यू क्या होगी। दैट इज व्हाट दे वांट टू आस्क। सो व्हाट यू कैन थिंक, व्हाट यू कैन डू, क्या कर सकते हो? सोचो जरा स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट के बारे में सोचो, आपको क्या लगता है आप किस तरीके से उसको अप्रोच कर सकते हो? हाउ यू कैन अप्रोच दैट? सी, जब वो बोल रहा है एडजस्टेबल, ये वर्ड का मतलब मैं पहले समझाती हूँ, फिर आप लोग को बोलती हूँ कि आप लोग ट्राई करो। एडजस्टेबल का मतलब ये है कि आपको ए इस तरीके से चेंज करना है सो एटलीस्ट आपका रे ऑफ लाइट इमर्ज तो होना चाहिए। मतलब एट सर्टेन एंगल्स यू विल फाइंड दैट कि आपका रे ऑफ लाइट इमर्ज ही नहीं हो रहा है, इट इज नॉट कमिंग आउट। तो आपका ए का एक लिमिट है कि आप उतना ही एडजस्ट कर सकते हो सो दैट योर रे ऑफ लाइट शुड कम आउट एटलीस्ट। दिस इज व्हाट इज द कंडीशन। और अगर आपको चाहिए कि इमर्जेंट रे एटलीस्ट इमर्ज हो, बाहर की तरफ आए, तो एंगल जो होना चाहिए आपका इंसिडेंस एंगल, ये वाला, ये क्रिटिकल से बड़ा नहीं होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली क्रिटिकल के बराबर तो होना ही चाहिए सो दैट इमर्जेंट बाहर की तरफ आए। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ समझा मैंने क्या कहा? अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनो। When I am saying that I can adjust this prism, it is adjustable. बट मेरा ये जो a का वैल्यू है ना, दिस a वैल्यू, इसका एक लिमिट है। मैं इसको इसी हिसाब से चेंज कर सकती हूँ सो दैट फॉर द गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं इनिशियली यूज कर रही हूँ, उसके लिए एटलीस्ट मुझे इमर्जेंट रे तो मिले। अगर मुझे ऐसा कंडीशन चाहिए कि मुझे इमर्जेंट रे मिले फॉर अ गिवन न्यू वैल्यू ऑफ a, I should have at least this r should be equal to the critical angle। तो ही अगर मैं क्रिटिकल के ऊपर चली गई, ये a की वजह से ये r क्रिटिकल के अगर ऊपर चला गया तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा, आपको इमर्जेंट नहीं मिलेगा। मतलब a की इतनी लिमिट है कि r जो है वो क्रिटिकल के बराबर हो। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? यस कुछ मैम। समझा व्हाट आई सेड? तो हम ये r निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट वी विल ट्राई टू कैलकुलेट दिस r कि क्रिटिकल, इस पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट दैट। क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा तो हमको किसी तरीके से ये r1 मिल जाएगा। हमको सॉरी I के हेल्प से हमको r1 मिला हुआ है, हमको r1 मिल गया। हमको यहाँ से एंगल जो r2 है वो क्रिटिकल एंगल की तरह डील कर रहा है, तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी कि कितना आप a की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हो। तो समझ में आया मैंने क्या कहा? क्या वापस रिपीट करूं? नो मैम, समझा। Should I repeat it again? What about others? समझो मैम। What about others? Devika and बाकी students, खुशी, शेरॉन, बॉयज को समझा? केदार तुझे समझा मैं क्या बोली? यस मैम। फिर से रिपीट कर रही हूँ क्या बोली मैं। हम लोग को प्रिज्म का को एडजस्ट करना है। एडजस्ट हम प्रिज्म को ए को ही कर सकते हैं।
बट ए की वैल्यू ऐसी भी नहीं हो जाए कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये ऐसे ना, क्योंकि हमने देखा हम पहले R1 निकालते थे, R1 हमको ए पता होता तो हम R2 निकालते थे, मतलब कहीं ना कहीं मेरा R2 ए के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर मैं सेम आई यूज कर रही हूँ तो सेम R1 मिलेगा, मतलब इन्हीं दोनों के ऊपर इफेक्ट होने वाला है। अब मैं कहीं ऐसा ए ना यूज कर लूं कि मेरा वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए। अगर मेरा R2 क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो मेरा इमर्जेंट रे बाहर ही नहीं आएगा। तो मतलब पहले मैं ये फाइंड करती हूँ कि इसका क्रिटिकल एंगल कितना है, जो भी इसका क्रिटिकल एंगल है उसके हिसाब से मैं ए को यूज करूंगी या ए को बनाऊंगी। कुछ समझा? Yes, ma'am. Yes. ओके, अब यहाँ तक अब किसी और को कुछ डाउट है या मैं सेमीकंडक्टर स्टार्ट करूं? No. पक्का? No, ma'am. कोई ऐसा कोई भी टाइप नहीं है अब सम का जो हमने नहीं किया हुआ है। तो तुम लोगों को फिर भी अगर कोई ऐसा डाउट लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज पूछो। अच्छा, मैंने होमवर्क दिया था, करेक्ट? Yes, करके आए हो आप लोग? Yes. Yes. माधुरी मैम या प्रतिभा मैम जो भी है, कौन है यहाँ पे एज अ होस्ट? हेलो। हाँ मैम, 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग बंद कीजिए ना, इनका जरा होमवर्क चेक करना है मुझे। हाँ ठीक है। हाँ जी, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंस की ये सेमीकंडक्टर एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज दिस सेमीकंडक्टर। अब ये वर्ड कंडक्टर इटसेल्फ आ रहा है उसके अंदर, तो मतलब कहीं ना कहीं वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ओके, नाउ अभी तक जब आप बेसिक्स जो भी पढ़ते आए हो उसके अकॉर्डिंगली आपके जो भी एलिमेंट्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। वन इज द कंडक्टर्स एंड द सेकंड वन इज Insulator. वन इज कंडक्टर एंड अनदर वन इज इंसुलेटर। नाउ हम लोगों ने आज तक पढ़ा है कि कंडक्टर्स का मतलब होता है गुड, इट हैव अ गुड कंडक्टिविटी, आई कैन से। कंडक्टिविटी का मतलब आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज कंडक्टिविटी? मींस इट अलाउज द, इफ आई से इट इज अ गुड कंडक्टर और इफ आई एम सेइंग इट इज हैविंग गुड कंडक्टिविटी, इसका मतलब ये है कि इफ आई एम सेइंग गुड कंडक्टिविटी ऑफ करंट और इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ करंट एंड हीट, इसका मतलब है ये जो भी मटेरियल है ये अपने अंदर से हीट या करंट को होने दे रहा है, वो भी इजीली। करेक्ट है? एम आई करेक्ट? Yes. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. मैम अभी लिखने का When we एक are पीडीएफ discussing आया। no, जब लिखना होगा ना मैं आपको बताऊंगी कहाँ से लिखना है। So अभी फिलहाल आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द इंट्रोडक्शन कि हम लोग सेमीकंडक्टर्स क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स आर योर बैड कंडक्टर्स भी बोल सकते हो, मतलब ये अपने अंदर से हीट या करंट को फ्लो होने देते नहीं है। दे डोंट अलाउ द फ्लो ऑफ, दे डोंट अलाउ द हीट ऑफ the flow of heat or current from their particular body. Now, since this conductors and insulators ke apart, there is one more material which is your semiconductors. What is the semiconductors? ये होते क्या है? इनका जो बिहेवियर होता है सेमीकंडक्टर्स का, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है। मींस दे हैव बोथ द बिहेवियर्स। कुछ मेटल का बिहेवियर लेकर चलते हैं और कुछ नॉन मेटल का बिहेवियर लेकर चलते हैं। मींस दे हैव बोथ द बिहेवियर। सम पार्ट हैव मेटल बिहेवियर, सम पार्ट हैव नॉन मेटल बिहेवियर, जिसकी वजह से इनकी अपनी खुद की पहचान बनती है। दे हैव देयर ओन व्हाट वी कैन से, दे हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर? क्यों हम लोग सेमीकंडक्टर को इतने वैल्यू दे रहे हैं आज के टाइम पे? आज आप जितने भी मटेरियल्स यूज कर रहे हो, जैसे कि आपका फोन हो गया, आपकी एलईडीज हो गई, आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के सिस्टम चल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स आर नाउ मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स ओनली। ना वो मेटल से बनाए जाते हैं ना नॉन मेटल से बनाए जाते हैं, मोस्टली वो सेमीकंडक्टर्स से बनाए जाते हैं। सो आज के टाइम में ये जो इतना डेवलपमेंट हुआ है अपनी इलेक्ट्रिकल पार्ट में, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द यू कैन से इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर ओनली। अब इनकी खासियत क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर की खासियत ये है कि लाइक व्हेन आई डिस्कस अबाउट द मेटल्स, सबसे पहली खासियत बता रही हूँ। व्हेन नॉन मेटल्स के बारे में तो चलो हम, सॉरी,
when I am discussing about metals and those metals which are good conductors, मैं इंसुलेटर्स की तो बात ही नहीं कर रही हूँ फिलहाल, आई एम ओनली डिस्कसिंग अबाउट द गुड कंडक्टर्स। अब ये गुड कंडक्टर्स में होता क्या है नॉर्मली, आपको ये बात पता है कि जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस इंक्रीज करती हूँ, व्हेन आई इंक्रीज द रेजिस्टेंस, सो whenever I increase the temperature, रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है कंडक्टर्स के, इंक्रीजेस। इसका मतलब ये है कि अगर समझो मैंने एक कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, मैंने कॉपर का मटेरियल लिया और उसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी बढ़ता जाएगा, करेक्ट। और इसका रीजन आपको पता है, इलेक्ट्रॉन्स और जोर जोर से वाइब्रेट होंगे, जिसकी वजह से कोलिजन होगा। उसके खुद के इलेक्ट्रॉन से ही कोलिशन होकर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने नहीं देगा, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं बढ़ेंगे तो करंट का कंडक्शन होना पॉसिबल नहीं होगा। मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ, पीपल क्लियर मैंने क्या बोला अभी तक, मैंने क्या क्या पढ़ाया, वॉइस ब्रेक हो रहा है मैम, वॉइस ब्रेक हो रहा है कुछ भी। एक मिनट Am I audible? Yes. Okay. अब वॉइस ब्रेक हो रही है आपको? No. No. फाइन, ठीक है। हम लोग ने क्या क्या पढ़ा अभी तक? अभी तक हम लोग बेसिक से चल रहे थे कि स्टार्टिंग में हमने दो पार्ट्स देखा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंडक्टर्स एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स का हमने पढ़ा कि कंडक्टर्स जो होते हैं वो उनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, मींस इफ आई एम सेइंग समथिंग एज अ गुड कंडक्टर मींस वो अपनी बॉडी में से हीट और करंट को फ्लो होने के लिए अलाउ कर रहा है। इंसुलेटर्स अपनी बॉडी में से हीट और करंट को फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं करता। नेक्स्ट आई डिस्कस कि अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के अलावा एक और सब्सटेंस है विच इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर्स। इसका जो बिहेवियर होता है ये थोड़ा बहुत मतलब कंडक्टर्स से मिलता है और थोड़ा बहुत इंसुलेटर्स से मिलता है, बट इन सब मिक्सचर की वजह से सेमीकंडक्टर की अपनी खुद की एक पहचान बन चुकी है, मींस इट हैव इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ व्हाई माय सेमीकंडक्टर, एज आई अर्लियर सेड दैट कि जितनी भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, लाइक हमारे मोबाइल फोन्स हो गए, हमारे एलईडीज हो गई, वो सारी चीजें हम इसलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि वी हैव सेमीकंडक्टर्स विद अस, हमारे पास सेमीकंडक्टर है। आपके मोबाइल फोन्स, आपके टीवीज, आपकी जितनी भी चीजें आप बनाई जा रही हैं मोस्टली सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाई जाती है। Why these semiconductors are different from metals that we are going to discuss. सबसे पहला टॉपिक मैं वही बताने जा रही हूँ कि मेटल्स के ऊपर सेमीकंडक्टर्स को क्यों प्रिफर किया जा रहा है, why we are preferring semiconductor as compared to the conductors. Okay, now as I said you people know that कि जो कंडक्टर्स होते हैं, जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, जब हम उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, when we increase the temperature, उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, बट सेमीकंडक्टर्स में उसका उल्टा होता है। There is a different property in the semiconductors. Semiconductors में क्या होता है, in the semiconductors जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है, इस पर्टिकुलर मटेरियल का रेजिस्टेंस कम होता जाता है, और यही सबसे बड़ी खासियत है इसकी कि हम लोग इसको आज बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज कर पा रहे हैं। कुछ समझा मैंने क्या कहा? यस मैम। मीन्स दिस मटेरियल्स, ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसका ऐसा फिनोमेना है कि अगर आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। वो कैसे होगा वो हम आगे समझेंगे कि व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस, बट दिस इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ने के बदले रेजिस्टेंस कम होता जाता है। ओके, और ये मटेरियल्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, दे डोंट फॉलो ओम्स लॉ। ये नॉन ओमिक मटेरियल्स है, दे डोंट फॉलो ओम्स लॉ, इनका अपना ही एक अलग फिनोमेना चलता है। कुछ समझा मैंने क्या कहा अभी तक? आर यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. अगर इसका रेजिस्टेंस कम हो रहा है, इफ इसकी रेजिस्टिविटी कम हो रही है, तो आपको क्या लगता है कंडक्टिविटी क्या होगी इसकी? व्हाट विल बी द कंडक्टिविटी वैल्यू? Increase. यस, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी? यहाँ तक वो सबको क्लियर है? ओके, नाउ
That's why your material is divided into two types. अभी हमने एक चीज तो देख ली कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी तो है हमारे कंडक्टर्स, हमारी कंडक्टिविटी पे और हमारी रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर डिपेंडेंसी है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो देयर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल. When I talk about of course when I talk about metals, उसका conductivity decrease होता है. When I talk about semiconductors, उसका conductivity increase होता है. Now on this basis only, आपके जो materials है वो दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं. किसी को पता है वो दो पार्ट कौन से हैं? On the basis of temperature, आपने इलेक्ट्रिक करंट में ये चीज पढ़ी हुई है. On the basis of temperature आपका मटेरियल दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. Anyone here जो बता सकता है? What are those two parts? What are those two types actually? Can anyone give me the answer? What are those two types? किसी को नहीं पता? आपने पढ़ा हुआ है बच्चों ये दो टाइप्स. किसी को एनटीसी पीटीसी जैसा कुछ याद है? You people remember NTC, PTC? Negative temperature coefficient, positive temperature coefficient. कुछ ऐसा याद आ रहा है? Students कुछ पूछ रहे हैं? Yes, negative temperature. Negative temperature coefficient and positive temperature coefficient. अगर आपके पास फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है तो जरा आप रेजिस्टेंस डिपेंडेंसी पे जाकर जरा एनटीसी पीटीसी को निकाल कर देखो, आपको याद आएगा क्या था ये. फाइंड इट आउट. आप लोग खुद फाइंड करो. करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे जाओ और फाइंड आउट करो व्हाट इज एनटीसी एंड व्हाट इज पीटीसी. जल्दी बताओ, आई एम वेटिंग. व्हाट इज एनटीसी एंड व्हाट इज पीटीसी? जल्दी बताओ. मैं बताऊंगी तो आप लोग फिर भूल जाओगे. आप लोग खुद बताओ मुझे. What is NTC and what is PTC? Negative temperature coefficient and positive temperature coefficient. Negative temperature coefficient कौन होते हैं और positive temperature जल्दी. Do it fast everyone. I'm still waiting. Are you people searching? या बैठे हुए मैम बता दीजिए. टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ किसमें फाइंड करना है? मुझे ये फाइंड करना है कि टेम्परेचर के ऊपर जो मटेरियल डिपेंडेंट होते हैं उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. एक होता है एनटीसी और एक होता है पीटीसी. एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. पीटीसी का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. अब आप बताओ कि एनटीसी कौन से मटेरियल्स हैं और पीटीसी कौन से मटेरियल्स हैं. मेटल्स को मैं एनटीसी बोलूं या पीटीसी बोलूं, या सेमीकंडक्टर्स को मैं एनटीसी बोलूं या पीटीसी बोलूं? आप मुझे बताओ. आप लोगों ने करंट अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव है अल्फा, तो पॉजिटिव टेम्परेचर. यस, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो मेटल्स में जाते हैं. तो you say that metal is a PTC and Yes. semiconductor will be NTC. कुछ समझा सबको क्या बोला उसने? This you have studied in current electricity. NTC PTC आपने पढ़ा हुआ है. NTC का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. इसका मतलब यह है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता है उसको हम एनटीसी के नाम से पहचानते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, लाइक सेमीकंडक्टर. पीटीसी का मतलब है पॉजिटिव टेम्परेचर. मतलब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा. इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर योर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस, व्हिच इज योर मेटल्स. कुछ याद आ रहा है मैंने क्या कहा? कुछ समझा व्हाट आई सेड? स्टूडेंट्स कुछ समझा व्हाट आई सेड? Yes. बच्चों आप लोग बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे समझेगा? आप लोग सुन रहे हो नहीं? शुभम के अलावा और कोई बोलेगा या नहीं बोलेगा? बाकी सब लोग ऐसे बैठे हैं, मिस को बोलना है तो जो बोलना है. सबको समझा व्हाट इज एनटीसी? गर्ल्स, शेरॉन, मनाली, व्हाट अबाउट यू पीपल? आर यू क्लियर व्हाट इज एनटीसी एंड व्हाट इज पीटीसी? आप समझा? एनटीसी क्या है? रिपीट करो एवरीवन, प्लीज रिपीट योरसेल्फ. व्हाट इज एनटीसी? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. जो मटेरियल एनटीसी फॉलो करता है उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है?
होता है। डिक्रीज डिक्रीज होता है। और जो मटेरियल पीटीसी फॉलो करता है उसका टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज रेजिस्टेंस क्या होता है? Increase. पॉजिटिव है ना, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, नेगेटिव है तो एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? यस मैम Yes. Yes, ma'am. Your semiconductor is a NTC type of material. वो NTC phenomena को follow करता है। Hope you people are clear what I am trying to say. सबको concept clear है यहाँ तक? Yes. Yes. Okay. So semiconductors का मेन खासियत है उनका NTC होना, that is negative temperature coefficient होना। इनका टेम्परेचर बढ़ने पर इनकी रेसिस्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से अगर रेसिस्टिविटी कम हो गई है तो क्या बढ़ जाएगा? If resistivity is decreasing, what will increase? बोलो। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा, और हमको तो चाहिए कि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो। कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा मतलब वो और अच्छा कंडक्टर बन जाएगा। वो और अच्छा कंडक्टर होगा तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है ना, है कि नहीं? यस बराबर है कि नहीं? Yes. अस्मिता कुछ समझा? रिया, अस्मिता, निकिता, आप लोग का नाम लेना क्यों पड़ता है? आप लोग खुद से क्यों नहीं बोलते हो? Yes. ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट द सेमीकंडक्टर कि ऐसा होता क्यों है। पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगी, उसके बाद थोड़ा डीप में जाएंगे। सी क्या होता है पता है आपको? पता है कि कंडक्टर्स में ये जो कंडक्शन होता है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है क्या? इट इज बिकॉज ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स और No. व्हाट? कौन से इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है? Free electron. फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट है। नाउ होता क्या है, देखो थोड़ा सा डीप में जाते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। आपको पता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमता है, मानते हो या नहीं? करेक्ट है? यस यस Let us discuss about those parts. Like अगर समझो मैंने एक मेटल लिया, दिस इज द न्यूक्लियस, इसका अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, भाग रहा है बीच, बाद में देयर इज 8 इलेक्ट्रॉन। लेट अस टेक अ सोडियम, ठीक है, मैं सोडियम ले रही हूँ, तो लास्ट में मेरे कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा? There will be only one electron. अब होता क्या है आपको पता है कि ये जो लास्ट वाला शेल है ना, दिस लास्ट वन शेल, एक्चुअली सारे दिस आर द शेल्स, करेक्ट? सारे शेल्स है ना वो और अलग अलग टाइप सब शेल्स में डिवाइड होते हैं। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सब शेल्स। आप तो एक ही देख पा रहे हो, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सब शेल, मतलब ये एक शेल वापस से सब शेल में डिवाइड होता है। Yes. मतलब ये एक Yes. लाइन के अंदर देयर इज वन मोर ड्रॉवर्स, ठीक है? ये आपको एक ड्रॉर Yes. दिख रहा है, पर एक ड्रॉर के अंदर बहुत सारे ड्रॉर्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं, ठीक है? मतलब ये आपका एक शेल जो आपको एक दिख रहा है, there is more subshells. इसी के अंदर इसके और भी ड्रॉर्स होंगे। जैसे हमारा एक मेन कबर्ड होता है, कबर्ड के अंदर जो छोटे छोटे ड्रॉर्स होता है ना, हम लोग उसको सब ड्रॉर्स बोलते हैं। मेन ड्रॉर और उसके अंदर ये छोटे छोटे ड्रॉर्स इज द सब ड्रॉर्स। अब होता क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स और सेमीकंडक्टर के बीच में जरा सा डिफरेंस बता रही हूँ कि होता क्या है इन तीनों के बीच में। अब व्हेन आई डिस्कस अबाउट मेटल्स, ये जो मेन ड्रॉर है ना, ये वाला, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मैं अभी एक सिंगल की बात कर रही हूँ, जिसमें से ये पहला वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है उसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल्ड इट एज? Valence. Valence shells. वैलेंस शेल्स। और ये जो दूसरा पार्ट होता है ना, जो दूसरा वाला ड्रॉल है, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन शेल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो। Conduction shell. सबसे पहला शेल जो होता है दैट इज वैलेंस शेल, और दूसरा वाला जो शेल होता है दैट इज कंडक्शन शेल। अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल में, ये जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस शेल में बैठा हुआ होता है। अब एग्जैक्टली होता क्या है वो समझो। आपके जो मेटल्स होते हैं, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। अगर समझो मेरा ये वैलेंस शेल है जिसमें मेरा इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, दिस इज माय वैलेंस शेल, ठीक है? और मैं अगर मेटल की बात करूं, टॉकिंग अबाउट मेटल, तो कंडक्शन शेल ऑलमोस्ट बहुत पास में बैठा होता है इसके। इट इज वेरी मच क्लोज, मतलब ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग समझ सकते हो आप। वैलेंस शेल और कंडक्शन शेल के बीच में आपको कोई खास डिफरेंस नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा कि ये पूरा एक ही है। ओके, सो आपके मेटल्स में क्या होता है, वैलेंस शेल और कंडक्शन शेल में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ऑलमोस्ट दोनों एक ही है, बट देयर इज 2 डिफरेंट पार्ट। ये बात आपको याद रखनी है कि मतलब भले आपको कोई एक शेल दिखा रहा है
बट एक्चुअली में वहां पर दोनों टोटल कितने शेल्स प्रेजेंट है? बोलो टोटल कितने शेल्स प्रेजेंट है? 2 शेल. One shell is valence shell and the another shell is what? Another shell is Conduction shell. conduction shell. Valence and conduction. अब होता क्या है, जब आप ये जो कंडक्शन शेल्स होते हैं, आपका मेटल्स, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? What does this electrons do? आपको क्या लगता है what they will do? जब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, ये कंटिन्यूसली कंडक्शन सेल से वैलेंस सेल से कंडक्शन सेल ये जंप करते रहते हैं. इस वजह से मेटल्स को जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर कंडक्शन शेल के थ्रू भागना चालू कर देते हैं. दे स्टार्ट रनिंग. बट जब आप इनका टेम्परेचर बढ़ाते हो, सिंस ये दोनों प्लेसेस ओवरलैप हो रही है, तो ये जोर जोर से वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं. वाइब्रेट करके एक दूसरे से टकरा कर रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं? व्हाट दे डू? रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं? फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से समझो. जो मेटल्स होते हैं, द मेटल्स वी हैव, ओके, मेटल्स में आपका वैलेंस शेल और कंडक्शन शेल के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. मतलब कभी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में बैठे होते हैं, कभी कंडक्शन शेल में, कभी वैलेंस शेल में, कभी कंडक्शन शेल में. तो आपको ऐसा लगेगा कि सब एक ही है, ऐसा फील होगा कि देयर इज ओनली वन शेल. जिससे क्या होता है, अब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ऑफ कोर्स, तो ये क्या करता है, जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजिली यहाँ से मूव होकर ड्रिफ्ट होकर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. बट जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ये इलेक्ट्रॉन्स जोर जोर से वाइब्रेट होकर एक दूसरे को धक्का मारते हैं एंड दे इंक्रीज द रेजिस्टेंस. ये कांसेप्ट क्लियर हुआ सबको? Are you clear what I'm trying to say? Yes. Now when I talk about bad conductors, जब मैं bad conductors की बात करती हूँ, तो bad conductors में क्या होता है, या तो समझो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे, let us take an example, अगर है, if I am saying something as a bad conductor, तो उसमें क्या होता है, ये bad conductors में क्या होता है, like अगर समझो मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बैठे हैं, ओके, और ये इसका वैलेंस बैंड है, दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड. आप देख सकते हो कि बैड कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत बड़ा गैप है. करेक्ट है ना? तो जब आप क्या करते हो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाने की भी कोशिश करते हो, तो इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते, क्योंकि वो बहुत ही दूर है. इट इज वेरी वेरी मच फार अवे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का टेम्परेचर बढ़ने पर उनकी कंडक्टिविटी नहीं हो पाती, वो करंट को वो करंट नहीं बना पाते. इसीलिए वे से दैट इट इज अ बैड कंडक्टर. मतलब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, या जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूदते हैं, दे जंप इन द कंडक्शन बैंड, और उसके बाद करंट को प्रोड्यूस करते हैं. देन दे स्टार्ट रनिंग. पहले वो जंप करेंगे, कंडक्शन बैंड में जाएंगे, फिर रन करेंगे. यहाँ पर कंडक्शन बैंड बहुत क्लोज था, इसलिए वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड एक जैसा ही काम कर रहा था. बट यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला क्या, अब मैं कुछ नया समझा रही हूँ, वी आर गोइंग इनटू डिटेल नाउ, कि होता क्या है, व्हाट हैपेंस जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो. आपके इलेक्ट्रॉन्स पहले वैलेंस बैंड से कहां पर जंप करते हैं? वेयर द जंप, बोलो. Conduction Where they band. jump? कंडक्शन बैंड. एंड देन दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग. उसके बाद वो भागना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो मतलब पहला प्रोसेस है कंडक्शन बैंड में जंप करना. अब यहाँ पर तो कंडक्शन बैंड की कोई बात ही नहीं आती, दोनों एकदम क्लोज में है, सो इसकी वजह से दोनों एक साथ ही रह गए हैं. बट यहाँ पर कंडक्शन बैंड इतना दूर होता है कि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इनको जंप करवाने के लिए, इसीलिए हम लोग इसको बैड कंडक्टर बोलते हैं. समझो अगर आपने 12 जूल की एनर्जी दी, जिसमें से 11 जूल तो जंप करने के लिए ही यूज हो गई, तो 1 जूल का करंट बनेगा. चलेगा क्या आपको? चलेगा क्या आपको? इसलिए हम लोग बैड कंडक्टर्स को यूज नहीं करते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हम लोग कहाँ यूज करते हैं? किसी वायर को आपने बैड कंडक्टर से बना हुआ देखा है क्या? देखा है? No. नहीं देखा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने में ही इतना सारा एनर्जी खा जाता है. बट सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स में आपका जो ये दूसरा वाला ड्रॉर है ना, कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, इनके बीच में बहुत बड़ा गैप नहीं होता, देयर इज अ शॉर्ट गैप. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, समझो मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैंने इनको एक्साइट किया, ये फटाक से एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट रनिंग. कुछ समझा मैंने क्या कहा? कुछ समझा व्हाट आई सेड? Yes. फिर मैम व्हाई यू से दैट, मैम मेटल तो सबसे अच्छा है इस हिसाब से, मेटल को तो बिल्कुल दूर तक जंप नहीं करना पड़ रहा है, इसमें भी तो थोड़ा जंपिंग है, मानते हो?
Yes. 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 बट मैंने बोला कि हम लोग मेटल और सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बेसिस पे बात करते हैं। जब Yes. यहाँ पर हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे थे, जगह कम होने की वजह से उसी में इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट होकर एक दूसरे के लिए रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर रहे डेंसिटी थे। ज्यादा हो गया। Yes. बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन्स को जंप कर कर दूसरी जगह जाने के लिए प्लेस है, तो यहाँ पर वो रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे क्या? No. नो। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, वो एक्साइट होकर दूसरे लेवल में जाकर रनिंग का प्रोसेस क्रिएट करेंगे। कुछ समझा मैंने क्या कहा? मतलब इनको Yes. एडजस्ट होने के लिए प्लेस है, यहाँ पर इनको एडजस्ट होने के लिए प्लेस, यहाँ पर इनको एडजस्ट होने के लिए नहीं है। प्लेस नहीं है। इसीलिए हायर टेम्परेचर्स पे मेटल अच्छे से काम करते नहीं है, बट आपके सेमीकंडक्टर्स हायर टेम्परेचर्स पे भी अच्छे से काम करते हैं। तो समझा मैंने क्या कहा? Yes. Yes. कुछ समझा? 5% भी समझा है मैंने क्या समझाया है? ये सारी चीजें वापस रिपीट Yes. करूंगी। Yes. समझा. समझा। So it is 3-6. We will stop it here. कल वापस से हम इन्हीं चीजों को और डिटेल में पढ़ेंगे। बोल बच्चा। मिस, जब भी वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो कंडक्टेंस बैंड से ही रन करेगा कि वो वापस आएगा बैलेंस? नहीं, वो कंडक्शन बैंड से ही रन करेगा। It will start running from conduction band only. यस समझा? यस वो वापस वैलेंस बैंड में नहीं आएगा। हमने उसको जबरदस्ती एक्साइट करवाया कि भाई तू एक्साइट हो और भाग। और सेमीकंडक्टर्स में उसको, सेमीकंडक्टर्स का खासियत यही है कि उसका टेम्परेचर जब हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराने के बदले देयर इज अ स्पेस फॉर इलेक्ट्रॉन्स वेयर इट कैन जंप एंड कंडक्ट अकॉर्डिंगली। बट मेटल्स में ऐसा नहीं हो रहा है। मेटल में जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उसके पास स्पेस ही नहीं है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने से वो एक ही दूसरे से झगड़ा कर वहीं रह जा रहे हैं। तो समझा मैंने क्या कहा? यस Yes. तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से एक दूसरे के बीच के झगड़े की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, बट यहाँ पर स्पेस है तो हम टेम्परेचर बढ़ाते ही दे जंप टू अनदर लेवल एंड दे स्टार्ट कंडक्टिंग, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी इनकी कंडक्टिविटी कम नहीं होती, उल्टा बढ़ जाती है और रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। कुछ समझ में आ रहा है कंसेप्ट? यस इसलिए आपको ये समझा है मेटल और सेमीकंडक्टर, क्यों हम सेमीकंडक्टर प्रेफर कर रहे हैं, व्हाई वी आर प्रेफरिंग सेमीकंडक्टर कंपेयर टू द मेटल? बोलो बच्चों। यस Yes. So we will stop it here. यहाँ पे आपको मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया है कि why we are using semiconductor और हम क्यों सेमीकंडक्टर की तरफ इतनी तेजी से अप्रोच कर रहे हैं। ओके, we will continue our chapter tomorrow. आज लिखने जैसा कुछ नहीं है, मैं कल आपको नोट्स लिखवाऊंगी इसके ऊपर। Bye everyone, take care. Bye, man. बाय